हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 25 है। 24 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम था। व्यापार वृद्धि, अधिक कृषि उत्पादन, विद्रोह दमन, मूल्य नियंत्रण। देखिए, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो इनका महत्वपूर्ण कदम था मूल्य नियंत्रण। देखिए, मूल्य नियंत्रण जो है कि प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था ये। ठीक है, देखिए इसकी जानकारी जो है कि अमीर खुसरो, इब्न बतूता और इसामी से होती है। ठीक है, इसने और क्या किया कि इसने खाद्यान्नों की बिक्री के लिए सहना ए मंडी और सराय ए अदल नामक बाजार भी स्थापित किए इन्होंने। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस शासक ने 10 साला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। किस शासक ने 10 साला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ किया था? तो वो किया था अकबर ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अकबर ने 1580 ईस्वी में टोडरमल की सहायता से, टोडरमल क्या था? तो टोडरमल जो है कि अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है, तो टोडरमल की सहायता से जो है कि 10 साला नामक नवीन प्रणाली का प्रारंभ किया था। देखिए, इसे जो है कि टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। 10 साला भू राजस्व प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, देखिए 10 साला भू राजस्व प्रणाली था क्या ये? ठीक है, तो इसमें पिछले 10 सालों में जो भी फसल उत्पादित किया जाता था उसका औसत मूल्य की गणना करके और औसत पैदावार का 1/3 भाग जो है कि राज्य को दे दिया जाता था। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है? तो कुछ रचनाएं दी गई है, और सूची सेकंड में किसने ये किया है, मतलब ये किनकी रचना है, ये बताया गया है। अगर हम बात करें तबकाते नासिरी, ये किसकी रचना है? तो ये जो कि मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। ताजुल मासिर, ये किसकी रचना है? तो ये जो है कि हसन निजामी की रचना है। और तहकीक ए हिंद, ये अलबरूनी की रचना है। और तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो की रचना है। तो ये हो जाएगा A2 B1 2143। 2143 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। एसिटिलीन एथिलीन के बारे में निम्न कथनों को में से कौन सा कथन असत्य है? यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। एंड सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है एसिटिलीन मतलब कि एथिल के बारे में। ठीक है, देखिए एसिटिलीन यह एक प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जो है कि वेल्डिंग में किया जाता है एसिटिलीन का उपयोग, ये भी सही है। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके एसिटिलीन प्राप्त किया जा सकता है सुगमता से, ये भी आपका सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन प्राप्त नहीं किया जा सकता है सुगमता से। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ये 3 सही है, 1, 2 और 3। तो गलत कौन सा है? असत्य पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन है। देखिए, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2 एसिटिलीन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? एथिल बोल सकते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से प्राप्त होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नेसाइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। आग बुझाने वाले संयंत्र उसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें वो किस अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा।
ए ऑप्शन सही है। इनसे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है फायर एक्सटिंग्यूशर में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। इल्म इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द, शेख मूसा, शेख सरपुद्दीन याहवा मनियारी एंड मुल्ला शाह बदखसी। इल्म इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ये किया था कौन? ख्वाजा मीर दर्द ने। देखिए, इल्म इलाही मोहम्मदी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता था कि मोहम्मद के आदेशों में ईश्वरीय ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है। और जो मतलब इस ये रहस्यमयी सिद्धांत का प्रतिपादन जो करना थे सूफी संत कौन थे? तो वो ख्वाजा मीर दर्द थे, ठीक है। सासगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के एंड 10 जीतल के। ससगनी चांदी का एक छोटा सा सिक्का किसके बराबर था? तो ये जो है कि था 6 जीतल के बराबर। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अद्दा, बिख और ससगनी नामक सिक्के चलाए, ठीक है। और ससगनी ये जो है ना, चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था जो कि 6 जीतल के बराबर होता था। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? दसवंत को, बसावन को, मीर कासिम को, अब्दुल शमद को। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? देखिए, ये सारे चित्रकार का नाम है और इसमें से अकबर ने किसको मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो वो था बंदा अब्दुल शमद को। डी ऑप्शन आपका सही है। शेर शाह के समय चांदी के रुपया एवं तांबे के दाम में विनिमय दर क्या थी? 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64। शेर शाह के समय चांदी के रुपया और तांबे के दाम में विनिमय दर पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो है कि आपका शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था, ठीक है। चांदी का जो रुपया था वो 180 ग्रेन का था, जिसमें से 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी था, ठीक है। तो चांदी का रुपया और तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं, अकबर। किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? वो कौन था? तो वो था आपका अकबर। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तीर्थ यात्रा समाप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मुगल सम्राट अकबर था। इसने अपने शासक में कई सारे कर जो है कि समाप्त किया। देखिए, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1562 में आपका दास प्रथा समाप्त कर दिया, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 1564 में आपका जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? मतलब कि जीडीपी और प्लस विदेशी से अर्जित शुद्ध कारक आय को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जीएनपी कहते हैं, मतलब इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन की गई जो है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और उसमें हम विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय को हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? जीएनपी मिल जाता है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1972 को, 22 जुलाई 1972 को एंड 23 मार्च 1979 को। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। देखिए, 1969 को हमारा इसरो की स्थापना हुई थी, लेकिन जो कि भारत का पहला उपग्रह था कौन? आर्यभट्ट। वो जो है कि आपका 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था आर्यभट्ट। और ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो ये सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो सोवियत संघ। जो हम लोगों ने अपना पहला उपग्रह छोड़े थे वो किसके द्वारा छोड़े थे? तो वो सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े थे। ठीक है, तो ये इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। बहुत इंपॉर्टेंट है फोबोस एंड डीमोस। ये किसके उपग्रह हैं? तो ये उपग्रह हैं मंगल ग्रह का। ठीक है, दो ही उपग्रह हैं मंगल ग्रह का, फोबोस एंड डीमोस। देखिए, अगर मंगल की हम बात करें तो सूर्य के दूरी के अनुसार ये कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। अगर हम बात करें आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये 7वां उपग्रह है। ठीक है, मंगल अगर सूर्य के दूरी के हिसाब से देखा जाए तो चौथा, आकार के हिसाब से देखा जाए तो 7वां। ठीक है, देखिए, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है। ठीक है, इस वजह से हम इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मंगल तो चौथा नंबर का ग्रह है और आकार में 7वें नंबर का ग्रह है, बट हमारी पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से तीसरी है और आकार के हिसाब से 5वीं है। ठीक है, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? वाष्प दबाव, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। देखिए, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सापेक्ष आर्द्रता। डी ऑप्शन आपका सही है। सिक्यांग के तारीम बेसिन में प्रारंभिक बसंत ऋतु में तीव्र उष्मा धाराएं अनुभव की जाती है जिनमें असुविधा होती है। इस पवन का लोक प्रचलित नाम क्या है? चिनूक, फान, काराबुरान, केटाबेटिक। देखिए, सिक्यांग के तारीम बेसिन में प्रारंभिक बसंत ऋतु में तीव्र उष्मा धाराएं अनुभव की जाती है जिनसे असुविधा होती है। इस पवन को लोक प्रचलित नाम क्या है? देखिए, सिक्यांग ये जो है कि आपका मध्य एशिया में जो तारीम बेसिन है इसमें चलने वाली धूल से भरी गर्म स्थानीय हवा को हम कहते हैं काराबुरान। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एडीज पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कोकोच प्लेट और नाजका प्लेट। कौन सी प्लेट है वो जो कि दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एडीज पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका कौन सा? नाजका प्लेट। डी ऑप्शन आपका सही है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। देखिए, तुंग्या इंडोनेशिया, चेन्ना श्रीलंका, मसोल मध्य अफ्रीका, लदांग मलेशिया। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताना है आपको। देखिए, तुंग्या जो है कि ये जो कृषि क्षेत्र है, कृषि है, ये इंडोनेशिया में नहीं होती है। ये कहाँ पे होती है? तो ये आपका म्यांमार में होता है। ठीक है, चेना ये जो है कि श्रीलंका में होता है, मसोल मध्य अफ्रीका में और लदांग मलेशिया में होती है ये कृषि। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस,
जोसिया चाइल्ड, सर जॉन्स गोयर। वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो कि 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिल कर के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो वो कौन था? तो वो था आपका सर थॉमस रो। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? पानीपत के युद्ध से, प्लासी के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से, घग्गर के युद्ध से। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लासी के युद्ध से। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ये जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इसमें हराया था। तो मतलब कि ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो इसमें 3 युद्ध हुए थे। पहला जो है कि 1526 में, दूसरा जो है कि आपका 1556 में, तीसरा हुआ था आपका 1761 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1865 ईस्वी में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नामोल्लेख कीजिए। राधाकांत देव, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष। 1865 ईस्वी में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नामोल्लेख करना है। तो ये कौन थे? तो ये जो है कि थे शिशिर कुमार घोष। डी ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है कि नील विद्रोह के नेता थे। देखिए, दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह पर नील दर्पण नामक किताब लिखा है। तो नील दर्पण नामक किताब किसने लिखा है? तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील विद्रोह पर। देखिए, क्वेश्चन कल पूछा गया था आप लोगों से, कल नहीं, हालांकि लगभग 5-6 दिन गैप हो गया, दरअसल कुछ कामों में व्यस्त था। तो पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, हिंदू हितों की रक्षा, नए राज्य की स्थापना और निर्यात में वृद्धि। विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि हिंदू हितों की रक्षा। बी ऑप्शन आपका सही है। विजयनगर राज्य, देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना जो है कि हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, फिरोज शाह मेहता, विलियम वेडरबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव पूछा जा रहा है। प्रथम सचिव कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, एंड टेलीग्राम का ये लिंक है, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। इन सब सारे जगहों से पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।